तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आपने अब तक देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं और बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, एसिड बेस। ठीक है, तो ये आपका 2-3 मार्क्स में हमेशा पूछा भी जाता है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसिड और बेस क्या होता है। एसिड आपका क्या होता है, एसिड हिंदी में से बोलता है अम्ल, बेस क्या होता है क्षार। ठीक है, तो सबसे पहला एसिड की बात करें, एसिड व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन दे प्रोड्यूस H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन। ये आपको क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में इसे डिसॉल्व करते हैं। और जब हम बेस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या देगा, OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोनियम आयन, ये OH- आयन आपको ये देंगे। ठीक है, और ये आपके टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, सोर। ये दे आर सोर इन टेस्ट, सोर यानी कि खट्टे। एसिड आपके हमेशा होते हैं खट्टे, जैसे कि नींबू हो गया, आपका टोमेटो हो गया, ये सब क्या क्या चीज है, सोर इन टेस्ट, एसिड है यानी कि खट्टे हैं। और ये आपके क्या होते हैं बेटा, बिटर इन टेस्ट यानी कि कड़वे। बेस आपके क्या होते हैं, कड़वे, यानी ये स्लिपरी होते हैं, सोपी लाइक स्लिपरी। ठीक है, तो ये आपके बेस आपके कड़वे होते हैं। और एसिड आपका क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट करता है। जब हम आगे करेंगे तो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एसिड के अंदर। और बेस क्या करता है आपका, रेड लिटमस पेपर से ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी पीएच वैल्यू आपको पता ही होगा, 7 से कम होती है वो एसिड, इसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो आपके होते हैं बेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एसिड के HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये CH3COH, ये आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बेस के अंदर आपके ये होंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, तीनों याद करने हैं। और ये बेटा आपसे पूछ सकते हैं बोर्ड्स के अंदर, 2-3 मार्क्स के अंदर आपसे डिफ्रेंशिएट भी करा सकते हैं। तो आपको ऐसे ही करके आना पड़ेगा और इसमें 4-5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो एसिड बेस हमने समझ लिया है, अब हम चलते हैं साल्ट की तरफ। तो देखिए साल्ट क्या होता है आपका, साल्ट, साल्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। ठीक है, जो आपका नमक होता है, ठीक है, वही साल्ट होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, जब एसिड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं। और इसी रिएक्शन को हम क्या भी बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, इसे ध्यान रखना। क्योंकि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस तो आपका क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, और दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, तो इसमें आप एक एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप याद रखना, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बताएगा, साल्ट एंड वाटर। तो ये क्या है, HCl एसिड, NaOH बेस है, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, NaCl प्लस H2। ऐसे ही HCl NH4 वो जो बेस के साथ रिएक्ट करवा के NH4Cl प्लस H2 यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आपका है सॉल्ट। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपके कोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन इसी के अंदर से। तो वो क्वेश्चन है कि what do you mean by वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं। यार थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, तो थोड़ा सा देख लेना आप। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको इसकी PDF डाल दूंगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कोई भी साल्ट है उसके यूनिट फॉर्मूला के अंदर जो वाटर अटैच है, जितने आपके H2O अटैच है, वही आपका होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम इसे आंसर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल attached with the unit formula of salt, ठीक है, is known as water of crystallization। ठीक है, तो यानी कि वाटर मोलिक्यूल से जितने भी अटैच होंगे सॉल्ट के यूनिट फॉर्मूला के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल भी आपसे पूछ सकता है, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि ये आपका एक सॉल्ट है, इसके साथ क्या जुड़ा है, ये हाफ H2 यानी कि H2 के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं CaSO4 डॉट 2H2O, यानी कि ये क्या होता है आपका जिप्सम। ये आप अभी इतना मत समझिए क्योंकि हम आगे वीडियो के अंदर इसे मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए, ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम्स में बोर्ड के अंदर कुछ पूछ लेते हैं, एक दो नंबर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो एसिड विच आर कंप्लीटली, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली H+ साइन दे दें, घुल जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल में क्या होता है Cl H2SO4 HNO3। ये आप इनको आप अगर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आप मिलाएंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, और वीक एसिड आपकी क्या होता है, जो पार्शियली हाइड्रोलाइज, यानी कि कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं हो पर लेकिन हाइड्रोलाइज हो बट कंप्लीटली नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। ठीक है, ये आपका पार्शियली हाइड्रोलाइज हो तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, एग्जांपल में जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, H2CO3 HCOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये सब चीजें आपकी, ये मेथनोइक एसिड। और अब ये नहीं है कि अगर कंप्लीट पार्शियली हाइड्रोलाइज है तो वो एसिड में नहीं है, वो एसिड में है बट क्या वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो रहा है, नहीं, वो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये वीक एसिड है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको कंप्लीटली आयनाइज हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस होते हैं जो पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे MgOH का उल्ट ट्वाइस और ये NH4OH। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक है। तो अब हम चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। तो इंडिकेटर्स बेसिकली आपके इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस चेंज देयर कलर, यानी कि अपनी कलर और स्मेल को चेंज कर दे एसिड और बेस में। यानी कि अगर आप उसमें एसिड मिलाओगे, बेस मिलाओगे, तो अपने कलर्स को चेंज कर दे, अपनी स्मेल को यानी कि खुशबू को चेंज कर दे, उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिड एंड बेस मीडियम। ठीक है, तो ये आपके होते हैं इंडिकेटर। तो अब हम चलते हैं कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स की तरफ। तो हमारे इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो मेनली अपने ये 2 होते हैं जो कलर चेंज करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो आपके नेचर से पाए जाते हैं, यानी कि यार कुछ तो चीज है जो आपकी नेचर से मिलेगी, यानी कि जो हमारे नेचर से
हमारी जो प्रकृति से जो हमें कुछ चीजें मिली हुई हैं, नेचुरल इंडिकेटर। इसके अंदर क्या कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, जैसे कि टर्मेरिक, लिटमस पेपर और ये पर्पल कैबेज। ठीक है, तो टर्मेरिक, टर्मेरिक क्या होती है, आपकी हल्दी, जो आपकी मम्मी अपने घर में यूज करती हैं सब्जी बनाने के लिए, आप जो हमेशा यूज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आप भी घर कभी खाना वगैरह बना रहे हैं तो अपनी मम्मी को देखा होगा, तो आप उसमें हल्दी डालते हैं कलर लाने के लिए, तो वही वही आपकी हल्दी है। वो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, इसका कलर होता है, मैं आपको बता दिया नेचुरल इंडिकेटर नेचर से मिलते हैं। इसमें क्या होता है, टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी का कलर क्या होता है, येलो कलर। अगर आप उसे एसिड में डालोगे तब वो सेम ही रहेगा, येलो। बट अगर आप उसे बेस में डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर रेड हो जाएगा। कैसे, अगर आपको गलती से जब आप खाना खा रहे हो तो आपके व्हाइट शर्ट के ऊपर कहीं भी अगर वो दाग लग जाए हल्दी का गलती से, तो बेसिकली आपने हुआ ही होगा आपके साथ, जब मम्मी उसे धोती हैं साबुन वगैरह से तो उनका कलर रेड हो जाता है। यानी कि वो तो साबुन में क्या होता है, बेस होता है, बेस जब हम उसे कपड़े पे रगड़ते हैं तो वो उसका कलर चेंज कर देता है। ये एसिड है तो बेस हो रहा है, ये इंडिकेटर है तो एसिड, इंडिकेटर और बेस रिएक्ट करके कौन सा कलर, रेड चेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारा लिटमस पेपर है, इसका कलर क्या होता है, पर्पल ब्लू। ठीक है, तो ये एसिड में आपका रेड कलर देगा, बेसिक में आपका ब्लू कलर देगा। ठीक है, ये याद रखना है। और फिर पर्पल कैबेज, पर्पल कैबेज यानी कि जो आपकी वो होती है गोभी, जो होती है जो पर्पल कलर के अंदर होती है ना, तो उस टाइप की। वो तो देखो यार मैंने भी खाई नहीं है, पर लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पर्पल कैबेज जो कलर इसका पर्पल होता है। और एसिड, एसिड में आपका कौन सा कलर देती है, रेड कलर। रेड कलर आपका एसिड में देती है और बेसिक में आपका ग्रीन कलर देती है। ठीक है, ये मीन्स, तो आपसे एग्जाम्पल में नेचुरल इंडिकेटर पूछ सकता है, और एग्जाम्पल में ये आपके देखिए आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई अगर टर्मेरिक है एसिड में डाला तो आपका क्या कलर होगा, अगर आपने बेसिक में डाला तो क्या कलर चेंज होगा। ठीक है, एक दो नंबर में पूछ सकता है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपके मस्ट है, इंपॉर्टेंट है यानी कि। तो अब हम चलते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर की तरफ। तो देखिए आप अब क्या आता है आपका सेकंड नंबर पे, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं। यानी कि यार हमने भी तो कुछ काम किया है ना, हमारे वैज्ञानिकों वगैरह जो कुछ है उन्होंने भी तो बताया ना कुछ की मैन मेड इंडिकेटर क्या होते हैं। अब हमने देखा था कि नेचुरल इंडिकेटर, अब है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इनके अंदर ये कौन कौन से होते हैं, फिनोल्फ्थालीन हो गया, जैसे मिथाइल ऑरेंज। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कि एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनका कलर, ये फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो कलरलेस होता है, एसिड में भी उसका कलर लेस होता है, बट लेकिन बेस में, बेस के अंदर वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। ठीक है, तो ये आपका मेन है। और फिर इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या कलर, आपका येलो कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, और एसिड में आपका रेड कलर देता है, और फिर देन बेस में वही सेम आपका येलो कलर देता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपसे आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। और सबसे मेन जो है आपका ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना, ये थर्ड में है, और ये थोड़ा सा इन सब चीज से अलग भी है, क्योंकि वो दोनों आपके क्या कलर चेंज बता रहे थे कि एसिड बेस में क्या होगा, ये आपको स्मेल में चेंज बताएगा। यानी कि इसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी एसिड और बेस के अंदर आके। तो वही आपका क्या होता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। आपसे ये जनरली वैसे भी पूछ सकता है, इसके एग्जांपल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको मेन याद करना है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैनिला बीन्स, ओनियन, क्लेव, ये इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपना कंप्लीट कर लिया है इंडिकेटर्स। तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। तो अब हम देखेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं एसिड और बेस की। तो क्या होती है कि मैन, एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी कि हमारा जो कोई भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल तो वो क्या बनाएगा, सोल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, इसका इसका हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो पॉप साउंड एक
आपका वो करता है कि पॉप साउंड की आवाज आती है, उससे हम पता लगाते हैं कि हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ये आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, बट लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली इन्हें लिख के ले आया हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपेरिमेंट भी कराना है तो उसका भी आपको देखना है, तो मैं वो आपको बता सकता हूँ। अभी आपको मेनली ये सब चीज़ याद करनी है जो कि आपकी मेन एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, ठीक। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, यानी कि हमारा एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, यानी जैसे H2SO4 जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके इसे वो हटा डिस्प्लेस करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही 2HCl को Cu मेटल से रिएक्ट करवाएंगे तो CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और अब हम व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, यानी कि आपका बेस अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वही सेम साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे कि 2NaOH प्लस में जिंक आपका मेटल है, ये आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और ये क्या बताएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। और आपको देखिए मेन क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने 2 लगाया है तो ये आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस करनी आपको आनी चाहिए। एग्जामिनर आपके इसे नंबर वगैरह 1 नंबर काट सकता है, क्योंकि अगर आप इसे बैलेंस नहीं करोगे, अगर आप चाहते हो कि बैलेंस रिएक्शन पे मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप जरूर बताना, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे कि मैंने यहाँ बैलेंस इसे कर दिया है, जैसे यहाँ 2Na वहाँ 2Na, और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक है। एक जिंक इधर है, तो ये आपको आना चाहिए। ऐसे ही अगर हमने एसिड को किसी भी मेटल ऑक्साइड से हम उसे रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवा के साल्ट प्लस उसमें क्या देगा अपना वाटर, और मेटल से करवा रहे थे तब क्या था अपना हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। तो एसिड H2SO4 प्लस में मेटल ऑक्साइड यानी ZnO इससे रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2O, यानी कि वाटर रिलीज करेगा। इसका आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर मेटल ऑक्साइड से करवा रहे हैं तो वो वाटर रिलीज करवाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, आप एग्जाम्स में जल्दी के चक्कर में आप इन्हें गलत कर देते हो। हाँ, आप हाइड्रोजन ही निकाल के आते हो ज्यादातर, और ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आप इसे प्रैक्टिस करें ऐसे रिएक्शंस की और इन्हें याद करें। तो अब हम चलते हैं हमारी कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो हमारी अब आती है फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है, जब व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड से हमारा बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो व्हेन जब हम किसी बेस को रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको CO2 से हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारा वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये हमारा क्या है, सॉल्ट प्लस में H2O यानी कि वाटर, ये हमारा बना लेगा। अगर हम एसिड को किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके साथ हम उसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका मेन है, ये याद रखना। आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने HCl यानी एसिड को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाया, मेटल है, मेटल कार्बोनेट है, तो ये क्या बनाएगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, सॉल्ट वाटर बे वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। अगर हमने किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये अभी हम सॉल्ट के अंदर पढ़ के आए हैं कि हम किसी भी एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं हम उसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, अभी अभी हमने ये पढ़ा था सॉल्ट्स के अंदर, तो मैंने कहा था ये आपका काम आएगा। तो ऐसी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, यानी हम
एसिड या फिर बेस को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यानी कि मैंने एसिड ले लिया HCl, H2O वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या H3O प्लस H3O प्लस बनाएगा प्लस में Cl माइनस। ठीक है, ये हमारे एक कैटायन एनायन को ये अलग कर देता है, ऐसे ही इसकी वो होती है। ठीक है, तो ये भी आपका मेन है, वैसे तो आप पूछा जा सकता है, याद कर ले ऐसे ये बेस H2O से करवाएगा तो Na2 प्लस एक्वस प्लस में Cl माइनस। ठीक है, तो ये आपको करवाएगा। तो ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जिसमें से क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे पीएच स्केल की तरफ। तो अब हमारा टॉपिक आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल आपका क्या होता है कि हमें पीएच स्केल में मेजर द हाइड्रोजन आयंस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी प्रेजेंट है उसका हम मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं पीएच स्केल का। उसमें हमें बताता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि P एक जर्मन वर्ड से लिया गया पोटेंज। पोटेंज इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स पावर, पोटेंज मीन्स पावर, और H जो है रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो P पावर को रिप्रेजेंट करता है और H हाइड्रोजन को। ये आपसे पीएच स्केल के बारे में अगर पूछ ले तो ये सब आपको थोड़ा डिफाइन करके आना है 2-3 नंबर में। पीएच स्केल है ना, किसने डिस्कवर किया था, हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन जी थे, उन्होंने 1909 के अंदर इसे डिस्कवर किया था कि हम किसी भी सॉल्यूशन में कि हाइड्रोजन आयन उसकी कंसेंट्रेशन को नाप सकते हैं बाय पीएच स्केल। तो ये कुछ इस तरह से होती है पीएच स्केल, इसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, जो 0 से 7 तक जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक, और जो 7 जो होता है ना, 7 वो आपका होता है न्यूट्रल, यानी कि बीच का ना एसिड है ना बेस है। यानी कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास के अंदर जो आगे बैठते हैं, कुछ हैं जो लास्ट में पीछे, यानी आगे मैंने 0 मान लिया और जो पीछे बैठ रहे हैं उन्हें मैंने 14 मान लिया। ठीक है, और जो ना वो पीछे बैठ रहे हैं ना आगे बैठ रहे हैं, बीच में बैठ रहे हैं, यानी बीच में बैठ रहे हैं, तो वो बच्चे वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि मैंने उन्हें 7 मान लिया। तो जो 0 से 7 आगे तक हैं वो आपके क्या हैं, एसिडिक हैं। जो 7 नंबर है जो बीच में बैठे हैं बच्चे वो आपके क्या है, न्यूट्रल है। सॉरी हाँ, 0 से 7 तक वो आपके एसिडिक हैं और जो बीच में बैठे हैं वो आपके न्यूट्रल है 7 पे। और 7 से लेके जो पीछे बैठे हैं, यानी कि बीच से लेके जो बैक बेंचर है वो आपके क्या हैं, जो 7 से 14 वो आपके हैं बेसिक। तो ये कुछ था, ये आपके एसिड एंड बेस है। ठीक है, पीएच ये आपके एक फॉर्मूला भी होता है पीएच निकालने का। अगर आपको हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन दे रखी है किसी भी सॉल्यूशन की तो आपको इसकी आसानी से पीएच निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू -log10H+ आयन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन करवाने हो तो आप अपनी बुक में कर सकते हैं, वैसे हैं आपके पास, वरना मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप बताना वीडियो के कमेंट में। और यानी ये देखिए आप, मोर कंसेंट्रेशन H+ आयन सो स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जितनी ज्यादा H+ आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड वो करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितनी ही ज्यादा OH- आयन की बेस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, OH- आयन की, वो आपको स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा एसिड होगा जिसकी H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसकी OH- आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वो आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं कि सम इम्पोर्टेंट पीएच जो हमारी डेली लाइफ में हमें यूज होती है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पीएच हम देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पीएच वैल्यू कुछ सब्सटेंसेज की उनकी पीएच क्या होती है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू वगैरह में कैसे भी करके आपसे पूछी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी आती है कास्टिक जूस जो होता है, उसमें HCl होता है तो उसकी आपकी पीएच 1.2 होती है। और लेमन जूस तो आपने पिया ही है यार, गर्मियों में सभी पीते हैं कास्टिक जूस, तो इनकी पीएच क्या होती है 2.2। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको ध्यान रखना है। MgOH का होल ट्वाइस आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गिवन द नेम ऑफ, कंपाउंड नेम क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, केमिकल नेम क्या होता है, आपसे उसकी पीएच भी पूछ सकता है। तो इसे आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे इम्पोर्टेंट कर दें, MgOH का होल ट्वाइस। इसकी पीएच आपकी क्या होती है 10, तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ इसे। और विनेगर सॉल्यूशन, इसकी पीएच क्या होती है 2.4 से 3.4 के बीच। और टोमेटो जूस, उसकी तो आपको पता है यार, टमाटर का जूस, और तो क्या, उसकी पीएच 4 से लेके 4.4 तक होती है। यूरिन, यूरिन तो ऐसा ना मत, यूरिन की पीएच क्या होती है 5.5 से 6.5। ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। जैसे सलाइवा हो गया, ठीक है, सलाइवा जो अपने मुंह से निकलती है ना, जो सुबह सुबह आप साफ करते हो, मुंह धोते हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सलाइवा, जो हमारे मुंह से निकलता है। ठीक है, तो उसकी पीएच क्या होती है 6.5। तो ये आपकी, ठीक है, ये होती। उसके बाद मिल्क, अरे मिल्क लिख दे, सॉरी यार, मिल्क, मिल्क की पीएच 6.4। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अलग होता है, इसकी पीएच है 10 और मिल्क की पीएच है 6.4। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है ब्लड, हमारे जो खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, है ना, वो गाना सुना है ना। तो ऐसे ही मिल्क, वो ब्लड जो होता है हमारे खून में, कितनी पीएच होती है हमारे खून की 7.4। ठीक है, 7.4 के लगभग हमारी ब्लड की पीएच होती है। तो यही था, जल्दी से आप नोट वगैरह कर लो अगर करना है तो। वैसे तो आपने, आपके टीचर ने कराई होगा आपको ये सब। बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके अब 2 टॉपिक रह गए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ और सम यूजफुल कंपाउंड जो साल्ट हैं उनके वो करना। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, वरना मैं इसी वीडियो में आपका करवा देता। तो इस वजह से हम उसे मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर लाऊंगा, जो कि 10-15 मिनट का होगा। तो मेन जो आपका मैंने ये करवा दिया है, उसके अंदर से वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है। और बस आपसे यही है कि यार आप पढ़ते रहें, हंसते रहें और मस्त रहें। और बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, जैसे कि अपने अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करते रहें, जिससे कि वो भी यार कुछ पढ़ ले, वो भी कुछ सीख ले। आपसे यही है, मेरी विनती है यार, एक बड़े भाई होने की तरफ से। और तो क्या, ये अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो जल्दी से कमेंट में बताएं, जिससे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सोल्व हो जाए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।